नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम परिवहन से संबंधित योजनाएं एवं उनकी नीतियों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे भारतमाला सड़क परियोजना, बुलेट ट्रेन परियोजना, चाबहार बंदरगाह, सागरमाला परियोजना, प्रथम हाइपर लूप यातायात प्रणाली, हम्बनटोटा बंदरगाह और केंद्रीय सड़क कोष संशोधन विधेयक 2017, मेट्रो रेल नीति, वायु माल भाड़ा कॉरिडोर। भारतमाला सड़क परियोजना केंद्र सरकार द्वारा सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को भारतमाला के तहत लाने की योजना में काम किया जा रहा है। इसके अमल में आने पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना सहित अन्य सभी राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम इसके तहत आ जाएंगे। प्रमुख बिंदु: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के द्वारा भारतमाला दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में लगभग 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और विकास हुआ है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज भी शामिल है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। भारतमाला के तहत बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें सीमा क्षेत्रों में सड़कों के नेटवर्क को बिछाया जाना भी शामिल है। इसके तहत 44 आर्थिक कॉरिडोर की पहचान की गई है, 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों को सड़क के साथ जोड़ने की भी योजना की जा रही है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा बंदरगाहों के विकास के लिए सागरमाला परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ बढ़ते आर्थिक विकास की राह को भी गति प्रदान करना है। प्रमुख बिंदु: सागरमाला केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश में बंदरगाहों की अगुवाई में विकास की गति को तेज करना है। यह न्यूनतम निवेश के साथ निर्यात, आयात एवं घरेलू व्यापार की लागत काफ़ी हद तक कम करने संबंधित सागरमाला के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल परिवहन को बढ़ावा देने सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे आगे इसको रखा गया है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी करने में मदद मिलेगी, जो चीन एवं यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में बहुत अधिक है। योजनाओं के 4 राजनीतिक पहलू: घरेलू कार्गो की लागत घटाने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का अनुकूलन करना, निर्यात आयात कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय एवं लागत को न्यूनतम करना, बल्क उद्योगों को लागत के और करीब स्थापित कर लागत को घटाना, बंदरगाहों के पास पृथक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना कर निर्यात के मामले में प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर करना। उद्देश्य: सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना, मुख्य मंडियों तक संपर्क सुधारना व रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना, बंदरगाहों तक माल के तीव्र, दक्षतापूर्ण और किफ़ायती ढंग से आवागमन के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराना, देश के सभी बड़े तटवर्ती क्षेत्रों और शहरों को बेहतर सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग से जोड़ना, तटीय आर्थिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। केंद्रीय सड़क कोष संशोधन विधेयक 2017 हाल ही में केंद्रीय सड़क कोष संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सड़क कोष CRF अधिनियम 2000 में संशोधन करना है, जिसके जरिए हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल पर लगाए एवं एकत्रित किए गए उपकर को ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, राज्यों की सड़कों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सड़कों के विकास के लिए वितरित किया जाता है। वर्तमान विधेयक में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रखरखाव में तेजी लाने के लिए सृजित केंद्रीय सड़क कोष के 2.5% का आवंटन करने का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित हिस्से में 2.5% की कटौती की जाएगी। इससे राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन का किफ़ायती लॉजिस्टिक दृष्टि से दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूलन साधन मुहैया कराते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन का किफ़ायती लॉजिस्टिक दृष्टि से दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल साधन मुहैया कराते हैं, जिसका विकास एक पूरक मोड के रूप में होने से अत्यंत भीड़ भाड़ वाली सड़कों एवं रेलवे से यातायात जलमार्ग की ओर उन्मुख होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के बन जाने से राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या वर्तमान व प्रस्तावित अब 111 हो गई है। इससे देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के बेहतर नियमन एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता योजना सीमावर्ती क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था सुधारने की सागरमाला और भारतमाला योजनाओं के बाद केंद्र सरकार ने देश के 676 जिलों में से 100 जिले के जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता योजना को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख विशेषताएं: देश के छोटे और मझोले जिलों को इस योजना के तहत निकट के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा तथा इससे प्रदेश की राजधानी तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। योजना के प्रथम चरण में राजमार्ग से 10 किलोमीटर तक की दूरी वाले जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा। अगले चरणों में दूरी के अनुसार जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम जारी रहेगा। सेतु भारतम योजना: भारत को पुलों के माध्यम से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना है, जिसके लिए बड़े स्तर पर रेल ओवरब्रिज ROB रेल ओवरब्रिज और पुलों का निर्माण किया जाएगा। बुलेट ट्रेन परियोजना: बुलेट ट्रेन परियोजना हाल ही में भारत के साथ वार्षिक शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए आधिकारिक दौर पर आए हुए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ये घटना 2016-17 की है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी गई। परियोजना के प्रमुख बिंदु: हाई स्पीड बुलेट ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ेगी। इसके मार्ग में कुल 12 स्टेशन आएंगे। इस ट्रेन के मार्ग का अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस गति से यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी को 7 से 8 घंटों की बजाय महज 2-3 घंटों में पूरा करेगी। इस ट्रेन से सालाना लगभग 1.6 करोड़ लोगों के यात्रा करने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा भारत को 0.1% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 88,000 करोड़ रुपए की रियायत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे 15 साल की अनुग्रह अवधि के साथ 50 वर्षों तक चुकाना पड़ेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 1,10,000 करोड़ रुपए आकी गई है। बुलेट ट्रेन के मार्ग में नवीन उत्पादन केंद्रों और टाउनशिप का भी विकास किया जाएगा। निर्माण के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक केंद्रों और औद्योगिक इकाइयों के खुलने से आसपास के छोटे कस्बों और शहरों में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस्पात, सीमेंट एवं विनिर्माण जैसे संबद्ध उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे इन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। अकेले विनिर्माण चरण में लगभग 20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ट्रेन लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 4,000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा। प्रथम हाइपरलूप यातायात प्रणाली। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज HTT ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत में प्रथम हाइपरलूप यातायात प्रणाली की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह प्रणाली अमरावती तथा विजयवाड़ा नगरीय केंद्रों को जोड़ेगी। इस प्रौद्योगिकी में एक उच्च गति वाली रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसके विषय में यह दावा किया जा रहा है कि यह किसी वाणिज्यिक वायुयान की अपेक्षा दुगनी गति से यात्रा कर सकती है। हाइपरलूप में एक कम दबाव वाली ट्यूब होती है,
जिससे होकर कैप्सूल निम्न और उच्च दोनों प्रकार की गतियों पर यात्रा करते हैं। इस परियोजना को सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी मोड में क्रियान्वित किया जाएगा। मेट्रो रेल नीति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। ध्यातव्य है, शहरी विकास मंत्रालय ने नई नीति बनने तक मेट्रो परिचालन संबंधी किसी भी शहर के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। उद्देश्य क्या है? इस नीति का उद्देश्य उत्तरदायी तरीकों से विभिन्न शहरों के लोगों की मेट्रो रेल की आकांक्षाओं को पूरा करना है। महत्वपूर्ण बिंदु, इस नीति के अंतर्गत इस संदर्भ हेतु केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीपीपी घटक को अनिवार्य बनाया गया है। अतः यह नीति अनेक मेट्रो ट्रेन संचालनों में बड़े पैमाने पर निजी निवेश का द्वार खोलने में सहायक होगी। वर्तमान में अपर्याप्त उपलब्धता तथा अंतिम छोर तक संपर्क के अभाव को देखते हुए इस नीति में राज्यों से मेट्रो स्टेशनों के दोनों ओर 5 किलोमीटर का सुविधा क्षेत्र छोड़ने का काम सुनिश्चित करने को कहा गया है। वर्तमान में अपर्याप्त उपलब्धता तथा अंतिम छोर तक संपर्क के अभाव को देखते हुए इस नीति में राज्यों से मेट्रो स्टेशनों के दोनों ओर 5 किलोमीटर का सुविधा क्षेत्र छोड़ने का काम सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि फीडर सेवाओं, पैदल साइकिल का रास्ता तथा पारा परिवहन सुविधाओं से अंतिम छोर तक संपर्क किया जा सके। नई नीति में BRTS, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, लाइट रेल ट्रांजिट, ट्रैमवे, मेट्रो रेल तथा क्षेत्रीय रेल की मांग क्षमता, लागत और क्रियान्वयन सहजता की पुष्टि से मूल्यांकन करना या उस दृष्टि से मूल्यांकन करना आवश्यक बनाया गया है। इस नीति के अंतर्गत शहरी महानगरीय परिवहन प्राधिकरण UMTA की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है। यह प्राधिकरण शहरों के लिए आवाजाही संबंधी व्यापक योजना तैयार करेगा, ताकि क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए पूरी तरह बहु मॉडल एकीकरण सुनिश्चित हो सके। नई मेट्रो रेल नीति में नए मेट्रो प्रस्तावों के कठोर मूल्यांकन का प्रावधान है। इसमें सरकार द्वारा चिन्हित एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन का प्रस्ताव है। मेट्रो परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक व्यापारों और वैश्विक व्यवहारों के अनुरूप मेट्रो परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए वर्तमान वित्तीय आंतरिक रिटर्न दर 8% की व्यवस्था को बदलकर 14% की व्यवस्था का प्रावधान है। इस नीति में इस बात पर ध्यान रखा गया है कि शहरी सार्वजनिक ट्रांजिट परियोजनाएं शहरी परिवर्तन परियोजनाओं के रूप में दिखें। इसलिए इस नीति में ट्रांजिट प्रेरित विकास TOD का प्रावधान है, ताकि मेट्रो गलियारों के साथ साथ सटीक और घने शहरी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि ट्रांजिट प्रेरित विकास आने जाने की दूरी कम करता है। इस नीति के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यों को मेट्रो परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वैल्यू कैप्चर वित्तपोषण उपायों जैसे नवाचारी तरीके अपनाना आवश्यक है। राज्यों को मेट्रो परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड जारी कर किफ़ायती ऋण पूंजी प्रदान करने में सहायता देनी होगी। राज्यों की भूमिका। नई नीति राज्यों को इस बात का अधिकार देती है कि वे अपनी सुविधा से कायदे कानून बनाकर किराए के समय से संशोधन के लिए स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण गठित कर सकेंगे। नई नीति राज्यों को इस बात का अधिकार देती है कि वे अपनी सुविधा और कायदे कानून बनाकर किराए में समय से संशोधन के लिए स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण गठित कर सकेंगे। राज्य केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए 3 विकल्पों में से किसी भी विकल्प का उपयोग करके मेट्रो परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। हालांकि इन तीनों ही विकल्पों में निजी भागीदारी अनिवार्य है। ये विकल्प हैं वित्त मंत्रालय की वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कम पड़ती धनराशि का इंतजाम, योजना के तहत केंद्रीय सहायता युक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए भारत सरकार के अनुदान के माध्यम से, जिसके तहत परियोजना लागत का 10% एकमुश्त
केंद्रीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 50-50% या 50-50% आधार पर इक्विटी साझेदारी मॉडल के जरिए। वर्तमान में निम्नलिखित 8 शहरों में कुल 370 किलोमीटर की मेट्रो परियोजनाएं प्रारंभ हैं। ये 2017 का आंकड़ा है। दिल्ली 217 किलोमीटर, बेंगलुरु 42.30 किलोमीटर, कोलकाता 27.39 किलोमीटर, चेन्नई 28 किलोमीटर, कोच्चि 14 किलोमीटर, मुंबई 1 से 12 किलोमीटर मेट्रो लाइन और मोनोरेल फेज 1 से 10 किलोमीटर, जयपुर लगभग 10 किलोमीटर, गुरुग्राम रैपिड मेट्रो 2 किलोमीटर। वर्तमान में मेट्रो संचालित 8 राज्यों को शामिल करते हुए 13 राज्यों में कुल 537 किलोमीटर लंबाई की मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए शहरों जिन्हें मेट्रो सेवाओं की अपेक्षा है निम्नलिखित हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ। हैदराबाद 71 किलोमीटर, नागपुर 38 किलोमीटर, अहमदाबाद 36 किलोमीटर, पुणे 31 किलोमीटर, लखनऊ 23 किलोमीटर। 10 नवीन शहरों को शामिल करते हुए 13 शहरों में 595 किलोमीटर की कुल लंबाई की मेट्रो परियोजनाएं नियोजन और स्वीकृति के विभिन्न चरणों में चल रही हैं। ये हैं दिल्ली मेट्रो फेज 4 103.93 किलोमीटर, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 21.10 किलोमीटर, विजयवाड़ा 26.03 किलोमीटर, विशाखापट्टनम 42.55 किलोमीटर, भोपाल 27.87 किलोमीटर, इंदौर 31.55 किलोमीटर, कोच्चि मेट्रो फेज़ 2 11.20 किलोमीटर, बृहत्तर चंडीगढ़ मेट्रो क्षेत्र मेट्रो परियोजना 37.56 किलोमीटर, पटना 27.88 किलोमीटर, गुवाहाटी 61 किलोमीटर, वाराणसी 29.24 किलोमीटर, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड लाइट रेल ट्रांसपोर्ट 35.12 किलोमीटर, चेन्नई फेज़ 2 107.50 किलोमीटर। मेट्रो सेवाओं के संचालन और रखरखाव O&M में विभिन्न प्रकार के निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। लागत और शुल्क अनुबंध निजी ऑपरेटर को रेल प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए मासिक और वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाता है। इसकी सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर निश्चित और परिवर्तनशील घटक हो सकते हैं। संचालनात्मक और राजस्व संबंधी जोखिम सरकार द्वारा उठाया जाएगा। सकल लागत अनुबंध निजी ऑपरेटर को अनुबंध की अवधि के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। सरकार को राजस्व संबंधी जोखिम उठाना होगा, जबकि ऑपरेटर को संचालन और रखरखाव का जोखिम उठाना होगा। शुद्ध लागत अनुबंध ऑपरेटर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं से अर्जित समूचा राजस्व एकत्रित करेगा। अगर राजस्व आय संचालन और रखरखाव लागत से कम हुआ तो मालिक मुआवजा देने के बारे में सहमत हो सकता है। चाबहार और चाबहार बंदरगाह। हाल ही में भारत और ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा में भाग लेने के दौरान दोनों पक्षों में चाबहार बंदरगाह के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने और 2018 वर्ष से वहां संचालन प्रारंभ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये बात 2017 की है। चाबहार बंदरगाह की अवस्थिति चाबहार बंदरगाह ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर स्थित है। यह ओमान की खाड़ी के पास और हारमुज जल संधि के मुहाने पर स्थित है। यह हिंद महासागर तक सीधी पहुंच रखने वाला गहरे पानी का एकमात्र ईरानी बंदरगाह है। अफगानिस्तान, मध्य एशिया देशों, रूस और यूरोपीय देशों तक इस बंदरगाह के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह दुबई से 353 समुद्री मील, पाकिस्तान के कराची से 455 समुद्री मील और मुंबई से 843 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आर्थिक महत्व यह भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए पहुंच प्रदान करेगा। इस बंदरगाह का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC परियोजना को आरंभ करने के लिए किया जा रहा है।
या किया जा सकता है। इस बंदरगाह के समीप विकसित मुक्त व्यापार क्षेत्र पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देशों के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र हो सकता है। भारत एवं ईरान मध्य एशिया तेल क्षेत्रों तक आवागमन आसान बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह को एक ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। भविष्य में चाबहार बंदरगाह से भारत तक समुद्री पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की जा सकती है। कम परिवहन लागत के कारण भारत को कच्चे तेल, यूरिया और सूखे फलों को कम कीमतों पर आयात करने की सुविधा मिलेगी, जिससे इनकी आयात लागत कई गुना कम हो जाएगी। इसके साथ ही भारत ईरान में उर्वरक संयंत्रों में भी निवेश कर सकता है, जिससे लगभग 50% उर्वरक सब्सिडी बचाई जा सकती है। राजनीतिक महत्व क्या है? चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान जैसे भू आबद्ध देश पर पाकिस्तान की रणनीतिक पकड़ को कम करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। चाबहार से ईरान के मौजूदा सड़क नेटवर्क को अफगानिस्तान में जरांज तक जोड़ा जा सकता है, जो बंदरगाह से लगभग 880 किलोमीटर है। इससे भारत द्वारा 2009 में बनाए गए जरांज डेलाराम रोड के जरिए अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे तक आवागमन आसान हो जाएगा। इस हाईवे से अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मज़ार शरीफ तक सड़क के जरिए पहुंचने में आसानी होती है। स्मरणीय है कि पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के जरिए भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह के जरिए अरब सागर में चीनी उपस्थिति को भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह द्वारा प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। चाबहार बंदरगाह से अफ्रीकी तट के आसपास होने वाली समुद्री पायरेसी को रोकने के लिए नौसैनिक अभियानों का संचालन किया जा सकता है। इस प्रकार यह भारत को पश्चिमी अरब सागर में रणनीतिक और सामरिक बढ़त प्रदान करता है। समस्याएं: मध्य पूर्व में जारी तनाव, सीरिया, इराक, यमन और हाल ही में कतर को लेकर उपजा राजनीतिक विवाद आदि भारत द्वारा विकसित किए गए इस बंदरगाह के महत्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ईरान और अमेरिका के तनावपूर्ण संबंध भी इस परियोजना की गति को धीमी कर सकते हैं। मध्य एशिया अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच बनाने के लिए सड़कों के रूप में अच्छे बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता भारत के इस परियोजना से वृहत लाभ उठा पाने की उम्मीद पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है। हम्बनटोटा बंदरगाह: हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह में अपने 70% हिस्सेदारी $1.12 अरब में चीन सरकार द्वारा संचालित चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी को 99 वर्षों की लीज पर दिए जाने के समझौते को मंजूरी प्रदान की है। हम्बनटोटा समझौते के बारे में अभी तक जितनी जानकारी सामने आई है, उससे यह लगता है कि श्रीलंका ने दिसंबर 2016 में भारत द्वारा उठाई गई सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संशोधित समझौते में तरजीह दी है। संशोधित समझौते के अनुसार हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट सर्विस नामक एक नई कंपनी बनाई जाएगी। इस कंपनी में नियंत्रक अधिकार श्रीलंका सरकार के पास रहेंगे और यही कंपनी बंदरगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगी, जबकि चीनी कंपनी द्वारा केवल बंदरगाह का संचालन किया जाएगा। इस प्रकार बंदरगाह की चीन द्वारा सैन्य उपयोग की संभाव्यता पर रोक लगाना संभव होगा। चीन के हित: चीन के लिए हम्बनटोटा से गुजरने वाला हिंद महासागरीय व्यापार मार्ग रणनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर व्यापार मार्ग चीन की ऊर्जा आपूर्ति एवं विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। हम्बनटोटा इस व्यापारिक मार्ग के लगभग मध्य में स्थित है। इसके पश्चिम में स्वेज नहर और पूर्व में मलक्का जल संधि है। इस मार्ग से होने वाली जहाज़ों की आवाजाही पर चीन हम्बनटोटा से निगरानी कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम्बनटोटा चीनी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित मैरीटाइम सिल्क रूट के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका की चिंताएं: हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसे चीन के साथ समझौते के तहत विकसित किया जा रहा है। यह अफ्रीका, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के हिंद महासागरीय व्यापार मार्ग
के लगभग मध्य में स्थित है। इस बंदरगाह से हिंद महासागरीय व्यापार मार्ग की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवस्थिति रखने वाले हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का भार कम करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। श्रीलंका सरकार द्वारा इस बंदरगाह को माल पारगमन हब व अनुषंगी क्षेत्रों के विकास के इंजन के तौर पर विकसित करने का प्रयास कर रही है, परंतु वर्तमान में यहाँ जहाज़ों की आवाजाही नगण्य है, जिससे बंदरगाह का संचालन घाटा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में श्रीलंका सरकार बंदरगाह के विकास के लिए चीन से लिए गए लगभग 8 अरब डॉलर के ऋण को चुकाने में असमर्थ है। इसके अलावा हम्बनटोटा के निवासी बंदरगाह के लिए अधिग्रहित की गई ज़मीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भारत की चिंताएं। भारत हिंद महासागर परिक्षेत्र को अपना स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र मानता है। इस क्षेत्र की सामरिक व रणनीतिक स्थिति भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण व विकास भारत के लिए गंभीर सामरिक खतरे उत्पन्न करता है। वर्ष 2014 में हम्बनटोटा ने चीनी पनडुब्बी को डॉकिंग की अनुमति दिए जाने का भारत ने कड़ा विरोध किया था। भारत के ही दबाव के चलते इस वर्ष श्रीलंका ने चीनी पनडुब्बी के हम्बनटोटा में रुकने के आग्रह को ठुकरा दिया था। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के निर्माण व विकास, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकास एवं अफ्रीका के जिबूती में चीन के पहले सैनिक अड्डे के निर्माण एवं गतिविधियों से चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी सामरिक उपस्थिति बढ़ाता जा रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के संबंध में हुआ ताज़ा समझौता चीन द्वारा अपनाई जा रही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नमूना पेश करता है, जिसके तहत चीन द्वारा हिंद महासागर की परिधि पर स्थित देशों को अवसंरचना विकास के नाम पर ऋण जाल में फंसाकर उन देशों के रणनीतिक व सामरिक महत्व के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना होता है। वायु मालभाड़ा कॉरिडोर। हाल ही में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। इस वायु मालभाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख लाभों का उल्लेख कीजिए। साथ ही यह बताइए कि इस कॉरिडोर के संचालन के मार्ग में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अफगानिस्तान की इस अवस्थिति भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत पश्चिम एशिया के साथ साथ मध्य एशिया से जुड़ सकता है। किंतु भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कनेक्टिविटी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान है। यही कारण है कि हाल ही में भारत एवं अफगानिस्तान ने मिलकर वायु मार्ग से कनेक्टिविटी की स्थापना करने का प्रयास किया है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार लिंक वेस्ट की नीति पर भी काम कर रही है और इसमें अफगानिस्तान, ईरान तथा खाड़ी देशों का अहम स्थान है। वायु मालभाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख लाभ। वायुमार्ग से कनेक्टिविटी के स्थापित होने से पाकिस्तान से होकर भूमि मार्ग से जुड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। ज्ञातव्य है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कनेक्टिविटी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान का अवरोध है। इससे भारत एवं अफगानिस्तान के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण न सिर्फ दोनों देशों के आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि अफगानिस्तान का आर्थिक विकास भी होगा। अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी की स्थापना से भारत की मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया में सीधी पहुंच स्थापित हो सकेगी। इससे भारत के द्वारा चीन की वन बेल्ट वन रोड BRI और OBOR परियोजना तथा पाकिस्तान चीनी आर्थिक गलियारे CPEC का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जा सकेगा। सबसे बढ़कर इससे भारत की लिंक वेस्ट नीति, लिंक वेस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान होगी और भारत अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को आसानी से पूरा करने में समर्थ हो सकेगा। भारत पाकिस्तान वायु मालभाड़ा कॉरिडोर के संचालन में प्रमुख चुनौतियाँ। भारत अफगानिस्तान वायु मालभाड़ा कॉरिडोर के संचालन में सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद की है और भारत पाकिस्तान वायु मालभाड़ा ये तो असंभव ही कार्य हमें प्रतीत होता है। ज्ञातव्य है कि अफगानिस्तान आतंकवाद की समस्या से बुरी तरह ग्रस्त है।
तो हम भारत अफ़गानिस्तान वायु मालभाड़ा कॉरिडोर के संचालन में इन्वेस्ट करके आतंकवाद की चुनौती को भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर व्यापार होता है तो आतंकवाद की चुनौतियाँ व्यापार की चुनौतियों के सामने कम दिखाई पड़ती हैं। भारत एवं अफ़गानिस्तान के व्यापारिक संबंधों पर इस वायु मालभाड़ा कॉरिडोर से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में दोनों देशों के मध्य मात्र $700 मिलियन का व्यापार होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे तालिबान है, और तालिबान की पकड़ जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे भारत अफ़गानिस्तान वायु मालभाड़ा कॉरिडोर पर इम्पैक्ट दिखेगा। अफ़गानिस्तान में आधारभूत संरचना की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। फिर भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान की आधारभूत संरचना में जो निवेश किया गया उसका विशेष परिणाम सामने नहीं आया है। इस वायु मालभाड़ा कॉरिडोर के लाभ के समुचित दोहन के लिए सशक्त आधारभूत संरचना को होना आवश्यक है। क्या है OBOR? यह चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य चीन को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे, बंदरगाहों, हाईवे और पाइपलाइनों के एक विशाल नेटवर्क के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में संपर्क बढ़ाना है। इनका दावा है कि सभी भागीदार देशों के व्यापारिक और आर्थिक हितों की पूर्ति चीन करेगा। OBOR में 3 भूमि मार्ग होंगे, जिनमें शुरुआत चीन से होगी। पहला मार्ग मध्य एशिया, रूस और पश्चिमी यूरोप के देशों की ओर जाएगा। दूसरा मार्ग मध्य एशिया से होते हुए पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर की ओर जाएगा। तीसरा मार्ग दक्षिण एशियाई देशों की ओर जाएगा। इसके अलावा एक जलमार्ग दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर की ओर जाएगा। OBOR 14-15 मई को वन बेल्ट वन रोड फोरम की बैठक बीजिंग में हुई। भारत ने फोरम की बैठक में भाग नहीं लिया। यह परियोजना चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। परियोजना में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भारत द्वारा विरोध किया गया इसका, और बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार BCIM गलियारा भी इसमें शामिल है। OBOR में शामिल परियोजनाएं चीन से नीदरलैंड होते हुए दक्षिण यूरोप तक जाने वाला स्थल मार्ग, शंघाई बंदरगाह से भारत और अफ्रीका के रास्ते वेनिस पहुंचने वाला जलमार्ग, कुछ स्थल मार्ग भी शामिल हैं। योजना में शामिल परिसंपत्तियां बंदरगाह, सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, ऊर्जा संयंत्र, तेल एवं गैस पाइपलाइन और रिफाइनरी, मुक्त व्यापार क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क इत्यादि। उद्देश्य वैश्विक व्यापार में चीन का दबदबा कायम करना, चीनी वस्तुओं की मांग को बढ़ावा देना और अपनी मुद्रा रेनमिनवी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा ग्राह्य बनाना, लगभग 65 देशों को इससे जोड़ना, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या तक पहुंच बनाना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 30% हिस्सेदारी हासिल करना। परियोजना की लागत, इस परियोजना की कुल लागत लगभग $5 ट्रिलियन, जिसमें $250 बिलियन का निर्माण कार्य पूरा एवं प्रारंभ हो चुका है। बाधाएं दक्षिण चीन सागर विवाद के चलते इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर संदेह बना हुआ है। भारत द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध किया जा रहा है। कई प्रस्तावित व्यापार मार्ग अशांत और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों से गुजरते हैं। धन्यवाद।